अल्टरनेटिंग करंट को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग शुरू कर रहे हैं अब AC अप्लाइड टू कैपेसिटर। मतलब अगर हमारे पास एक कैपेसिटर हो और इस कैपेसिटर में हम लोग AC सोर्स अप्लाई कर दें तो क्या होगा वो हम लोग को समझना है। इसमें हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो V इक्वल्स टू होगा V0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पे V0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है ना, AC करंट AC वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसमें कितना करंट आएगा वो क्या होगा, उसका फेज क्या होगा, उससे क्या ग्राफ बनेगा, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ समझना चाह रहे हैं। तो चलिए हम लोग किसी एक समय में मान लेते हैं कि करंट इधर फ्लो हो रहा है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव पोटेंशियल है। अच्छा, यहाँ पे कैसे कैपेसिटर बिहेव कर रहा होगा, सोचिए कि जब करंट इधर फ्लो करेगा, क्योंकि AC वोल्टेज है तो वोल्टेज हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव प्लेट बनाएगा और हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव प्लेट बनाएगा। तो कभी ये चार्ज होगा और कभी इस तरह से चार्ज होगा, है ना, कभी प्लस क्यू यहाँ चार्ज आ जाएगा और दूसरे साइकिल में यहाँ प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। लेकिन कभी एक ऐसा समय तो ज़रूर होगा किसी एक इंस्टेंट पे जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब यहाँ पे उस इंस्टेंट पे अगर किरचॉफ्स रूल लगाएं, क्योंकि जिस समय ये पॉजिटिव होगा उस समय ये भी प्लेट पॉजिटिव होगा और जिस समय ये नेगेटिव होगा उस समय ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ अगर किरचॉफ्स रूल लगाते हैं तो क्या आता है, यहाँ से चलना शुरू करते हैं प्लस V होगा, है ना, यहाँ से चलना शुरू किए प्लस V और फिर माइनस Q बाई C इक्वल्स टू 0। माइनस क्यों आया, क्योंकि हम लोग जब यहाँ गए तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस Q बाई C। यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहे थे तो ये प्लस हुआ। अब इससे क्या आया, ये एक एक्सप्रेशन आ गया जिससे हम लोग को Q निकाल पाएंगे आराम से। तो Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q इक्वल्स टू आएगा C इंटू V। हम लोग को निकालना क्या है, I निकालना है, हम लोग को Q नहीं निकालना है। बट Q अगर एज अ फंक्शन ऑफ T निकल गया तो उसको डिफरेंशिएट करके हम करंट निकाल सकते हैं। तो Q को कंटिन्यू करते निकालना, Q इक्वल्स टू C इंटू V की जगह लिख लिए V0 साइन ओमेगा टी, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, I लिख लेंगे। I कैसे निकालेंगे, तो I के लिए सिंपली लिख लेंगे I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, C V0 तो कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, C V0 बाहर निकल गया। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, है ना, कॉस ओमेगा टी। लेकिन एक चीज़ और आएगा, क्योंकि ओमेगा टी को भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इंटू ओमेगा, ठीक है। तो I इक्वल्स टू आ जाएगा C V0 इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं समझिए। जो हम लोगों ने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देखा था उसमें याद करिए I इक्वल्स टू आया था V0 बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी, इस तरह का आया था, V0 बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी, ये आ गया था। तो उस फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे V0 तो है लेकिन डिवीजन में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में है ओमेगा सी। तो इसको हम लोग उस फॉर्म में लेने के लिए V0 बाई 1 बाई ओमेगा सी ऐसा लिख लेते हैं। लिख सकते हैं क्या, अगर ऐसा लिखेंगे तो फिर ये वापस ऊपर चला जाएगा और सेम आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है इंटू कॉस ओमेगा टी, ये आपको उसी तरह का फॉर्मेट दे देता है जो हम लोग के पास रेजिस्टिव सर्किट में था, वैसा ही कैपेसिटिव सर्किट में आ गया। इसको हम लोग ना AC अप्लाइड टू कैपेसिटर को क्या कहते हैं, इसका दूसरा एक नाम है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। तो कैपेसिटिव सर्किट में ये वही काम कर रहा है जो R कर रहा था रेजिस्टिव सर्किट में। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो 1 बाई ओमेगा सी इज डूइंग द सेम वर्क विच वाज डन बाई R इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो इसका जो डायमेंशन होगा, अगर आप डायमेंशनली सोचिए तो 1 बाई ओमेगा सी शुड हैव सेम डायमेंशन एज R, और इसका नाम हम लोग देते हैं XC, मतलब यूनिट देते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं XC से, और इसको कहते हैं कैपेसिटिव
रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट इसका ओम होता है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस का यूनिट है ना वही इसका भी यूनिट होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्यों, ये बिल्कुल वही काम कर रहा है जो रेजिस्टेंस कर रहा था रेजिस्टिव सर्किट में, 1/ωc भी वही काम कर रहा है कैपेसिटिव सर्किट में, ठीक। अच्छा, तो अगले स्टेप में हम लोग I इक्वल्स टू क्या लिख पाएंगे, V0/XC इंटू कॉस ωt, यानी कि V0/XC को आप I0 भी लिख सकते हैं, है ना। तो फाइनली आप लिख पाइएगा दिस इज इक्वल टू I0 कॉस ωt। अब हम लोग इसके फेज के रिलेशन को देखेंगे, लेकिन पहले ये कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब हम लोग करंट का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है ये तो देख चुके हैं। अब हम लोग इसमें इसके फेज रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। फेज रिलेशन समझने का क्या मतलब है इसको देखिए। हम लोग क्या करेंगे, I को I0 साइन ωt प्लस π/2 लिख लेंगे। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस ωt को साइन ωt प्लस π/2 लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर दूसरा भी तो कुछ लिख सकते होंगे, ऐसा थोड़ी कि केवल यही लिख सकते हैं। हम लोग साइन π/2 माइनस ωt अगर करते, साइन π/2 माइनस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है, लेकिन हम लोग ये नहीं लिखेंगे। उसका कारण क्या है, हम लोगों को ωt को पॉजिटिव बनाए रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर इस तरह से आप लिखिएगा तो ωt नेगेटिव बन गया कि नहीं बन गया, तो ये नहीं करना है, ध्यान रखना है। जब भी आपको आगे आएगा कहीं एक बार और cos ωt, तो उसमें हम लोग ये भी यूज करेंगे, लेकिन उसमें देखेंगे कि किसी तरह से ωt पॉजिटिव बन जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं बनेगा। अगर आप ये π/2 माइनस ωt लिखिएगा यहाँ पर, तो किसी तरह से इसको पॉजिटिव बनाने का कोई उपाय नहीं है। अगर इसके आगे माइनस होता, सपोज, है ना, अज्यूम कर रहे हैं कि अगर इसके आगे माइनस होता तो क्या होता, हम अगर ये ले लेंगे, ये माइनस अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो माइनस ωt हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तब फिर वहां पे ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस है, इसीलिए हम लोग साइन π/2 माइनस ωt वाला टर्म नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या पता चला, हम लोग यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे v के साथ। v इक्वल्स टू V0 साइन ωt है। तो दोनों का एम्पलीट्यूड तो अलग अलग है, लेकिन दोनों के फेज भी अलग अलग हो गया इस बार। पिछली बार अगर आपको याद हो तो जो AC अप्लाई टू रेजिस्टर था उसमें v इक्वल्स टू था V0 साइन ωt और I भी था I0 साइन ωt। दोनों का फेज सेम था, तो उसकी वजह से जो हम लोगों ने फेजर ड्रॉ किया था वो एक ही लाइन में था। लेकिन अब जो फेजर ड्रॉ करेंगे वो अलग अलग लाइन में ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे हम लोग फेजर भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे I और V लिखेंगे और यहाँ पे T के साथ उसको ड्रॉ करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि ωt कोई एंगल ले लेते हैं, है ना, हम लोग मान लीजिए इसको एज ωt एंगल ले लिए, तो ये हमारा V का फेजर हो गया जिसका एम्पलीट्यूड V0 है, ये लेंथ V0 के इक्वल होगा। अब इसके रेस्पेक्ट में I का जो फेजर होगा वो π/2 आगे होगा, मतलब ज्यादा एंगल बनाएगा। और ज्यादा एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। ये मिटा दे रहे हैं, ये आ रहा है ना, तो ये हो गया V, ये हो गया I, ठीक। ये हो गया, इससे π/2 आ गया। अब देखिए ये जो x एक्सिस के साथ टोटल एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, ωt प्लस π/2, वही वहां पे दिख रहा है। तो ये उसका फेजर हो गया I का, ये हो गया V का। अगर मैग्नीट्यूड मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है तो इसको लंबा ड्रॉ करेंगे, और इसका एम्पलीट्यूड छोटा है तो छोटा ड्रॉ करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि XC कितना है ना। V0/XC हो रहा है, वही I0 है ना। V0/XC ही I0 है ना। I0 जो हम लोग लिखे हैं वो वास्तव में I0 है V0/XC। तो इस XC के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि V0 के रेस्पेक्ट में I0 बड़ा होगा या छोटा होगा। XC 1 से बड़ा है तो ये I0 छोटा हो जाएगा, अगर XC 1 से छोटा है तो I0 बड़ा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो एक ही ग्राफ में दोनों को ड्रॉ करते हैं
तो उससे समझ भी आएगा कि कैसे हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसकी जगह आप इस इक्वेशन को यूज करें तो आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि एक में आपको v का जो ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको साइन ड्रॉ करना है, और दूसरे में आपको कॉस ड्रॉ करना है। अब आप इसको देखिएगा तो ये अगर आपको तरीका मालूम है कि +π/2 रहता है तो ग्राफ कैसे शिफ्ट होता है, तो भी आप यहां ड्रॉ कर सकते हैं, पर उतना दिमाग नहीं लगाना है, तो cos ωt वाला यूज करके ड्रॉ कर लीजिए। अब जैसे v का ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए v का sin ωt है, ऐसा ड्रॉ कर लिए, ठीक है, जहां पे ये जो होगा वो 2π/ω होगा, एक पूरा टाइम पीरियड पूरा हो रहा है। अच्छा, i का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मान लेते हैं कि i का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम है, तो हम लोग cos ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ये क्या मैक्सिमम वैल्यू डिनोट कर रहा है, v0, और ये -v0 इसको डिनोट कर रहा है। अब सोचिए अगर हमको i का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, i के मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, i के मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट, क्योंकि cos का ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो cos का ग्राफ और टाइम पीरियड दोनों का सेम है, क्योंकि ωt यहाँ भी ωt यहाँ भी है, तो टाइम पीरियड सेम रहेगा, उसके लिए इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आके सेम लेवल पे, है ना, सेम लेवल है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा हो भी जाता है, तो सेम लेवल पे आके यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, पूरा एक साइकिल इसका भी कंप्लीट हो गया। तो ये जो ग्राफ है ये v का ग्राफ हो गया, और ये जो ग्राफ है वो i का ग्राफ हो गया, ठीक है। दूसरा ये भी तरीका है कि अगर ωt +π/2 हो तो साइन के ग्राफ को π/2 इधर खींच लो, तो आप सोचिए इस ग्राफ को अगर π/2 खींचिएगा तो ऐसा ही ग्राफ मिल जाएगा, तो वो भी एक तरीका है ग्राफ को इमेजिन करने का। जो भी तरीका आसान हो उस तरीके से आप इसको ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें, क्योंकि ये हो चुका है, आगे बढ़ते हैं और पावर के रिलेशन को देख लेते हैं, ठीक है। फेज के रिलेशन को देख लिया, करंट का एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, अब पावर के रिलेशन को देखते हैं। पावर का रिलेशन कैसे आएगा, सबसे पहले इंस्टैन्टेनियस पावर निकालते हैं। इंस्टैन्टेनियस पावर निकालने के लिए पावर इक्वल्स टू इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टैन्टेनियस करंट। सो इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज इंटू करंट करेंगे, तो अब यहां पे क्योंकि फेज नहीं देखना है तो क्या ωt +π/2 को cos ωt ले लें, तो हम लोग देखिए यहां क्या लिख पाएंगे, v0 इंटू i0 इंटू साइन ωt इंटू cos ωt। साइन ωt +π/2 को हमने लिख लिया cos ωt। अब क्या कर सकते हैं, आपको देखिए साइन थीटा cos थीटा जैसे ही दिखेगा सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ, सो v0 इंटू i0 बाई 2 ऐसा कर लिए, और 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं साइन 2ωt, ये हो गया, है ना। अब देखिए ये जैसे ही आया, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। अब इंस्टैन्टेनियस पावर तो कुछ है, अगर इस पावर का एवरेज निकाला जाए तो क्या होगा वो सोचना है हम लोग को। इस पावर का हमको क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू। सो P एवरेज इक्वल्स टू v0 i0 बाई 2, ये क्योंकि कांस्टेंट है एवरेज से बाहर निकल जाएगा, और हम लोग को साइन 2ωt का एवरेज निकालना है ना। एवरेज करंट के एक्सप्रेशन में भी हम देखे थे कि फुल साइकिल में अगर इसके एवरेज को निकाला जाए ये 0 आता है, एंड हेंस एवरेज पावर फॉर कैपेसिटिव सर्किट इज 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में ओवरऑल कोई पावर कंज्यूम नहीं होता है। कुछ समय के लिए वो पावर पॉजिटिव रहेगा, कुछ समय के लिए वो पावर नेगेटिव होगा, और ओवरऑल पावर वो कंज्यूम नहीं करता है। नेट पावर कंज्यूम्ड इज 0 इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अब ऐसा कैसे हो रहा होगा, तो कुछ समय के लिए कैपेसिटर अपने आप को चार्ज करता है, तो जब वो चार्ज करता है तो वो पावर कंज्यूम करता है, और उसके बाद वो डिस्चार्ज होता है, तो उस समय वो सर्किट को वापस पूरा पावर दे देता है, और पूरे साइकिल में जो ना वो लिया और ना दिया, वापस अपना वही कंडीशन में आ गया, एंड हेंस पावर डिसिपेटेड इन प्योरली कैपेसिटिव इन फुल साइकिल एवरेज पावर डिसिपेटेड विल बी 0। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अब हम लोग देखेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इसको देख लीजिए। चलिए, तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब इसको मिटाते हैं, और अब हम लोग AC अप्लाइड टू इंडक्टर देखेंगे। इंडक्टर,
तो AC अप्लाइड टू इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, उसका करंट का एक्सप्रेशन कैसा होता है, वो हम लोग समझेंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक इंडक्टर बना लेते हैं, ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट कहलाता है, और इसमें AC अप्लाई कर देते हैं। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जैसे कैपेसिटर में हमने देखा वोल्टेज ड्रॉप Q/C होता है ना, ये हम लोग कैपेसिटर में पढ़े थे। उसी तरह से इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है -LdI/dt, है ना। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है। तो एक सेल्फ इंडक्टर के पास एक सिंगल जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है या बैक EMF जो आता है वो -LdI/dt आता है। तो यहाँ पे तो V हमने वही लगाया है, V0 sin ωt, अगेन ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, इस तरह का ले लेते हैं। तो V - LdI/dt इक्वल्स टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो जो पहला एक्सप्रेशन था रेजिस्टिव वाले में, वो V - IR इक्वल्स टू 0 था। उसमें I डायरेक्टली आ रहा था। दूसरे में V - Q/C इक्वल्स टू 0 था, तो इसमें Q आया और उसको डिफरेंशिएट करके हमने I निकाला। अब इसमें ना तो I है ना Q है, इस बार dI/dt है, तो अब इसको इंटीग्रेट करके I लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग LdI इक्वल्स टू Vdt ऐसा लिख सकते हैं, और फिर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर उससे पहले V का वैल्यू लिखना होगा और L को भी उधर भेज देते हैं। सो di इज इक्वल्स टू V या V0 sin ωt अपॉन L, ऐसा लिख लिए। अब हम लोग, अच्छा यहाँ dt भी है, अब हमको इंटीग्रेट कर देना है दोनों को। तो अगर दोनों को इंटीग्रेट करते हैं तो I आ जाता है एक साइड, और दूसरे साइड V0/L इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ωt क्या होगा, माइनस कॉस ωt, तो माइनस बाहर आया और वो हो जाएगा कॉस ωt। अच्छा, ये ओमेगा से डिवाइड भी हो जाएगा, ओमेगा आ गया। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो माइनस V0/ωL आया है इंटू कॉस ωt आया है। तो क्या क्या दो चीज़ें देखनी है, एक तो देखना है कि कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो आर की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे हमको नीचे मिला, कुछ मिला कि नहीं, ओमेगा एल जो आर की तरह बिहेव कर रहा है, इसको हम लोग डिनोट कर देंगे XL से, और ये XL हम लोग लिखेंगे ओमेगा L, ठीक। XL क्या लिख लेंगे, ओमेगा L। ये क्या नाम लेगा, इसका नाम होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे पिछले वाले में नाम क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसमें हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट ओम होगा, क्योंकि ये भी वही काम कर रहा है जो रेजिस्टेंस कर रहा था रेजिस्टिव सर्किट में। एंड हेंस वी कैन राइट दिस I एज माइनस V0 अपॉन XL इंटू कॉस ωt, ठीक। अब अगर फेज रिलेशन लिखना हो तो क्या करना चाहिए, माइनस है ना। कॉस ωt को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ωt को हम लोग लिख सकते हैं साइन ωt प्लस π/2। एक तो ये लिख सकते हैं जैसा कि पिछले में डिस्कस किए, और ये भी लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस ωt। अब देखिए यहाँ क्योंकि आगे माइनस है तो इस ωt को प्लस बनाने के लिए हम लोग ये लिखेंगे, और इसको जब ऐसा लिखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, V0 अच्छा V0/XL को I0 लिख लें, तो I0 cos ωt को साइन π/2 माइनस ωt लिखे, और ये माइनस जब उसके एंगल के पास चला गया तो I0 साइन ωt माइनस π/2 ये आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में और पिछले एक्सप्रेशन में देखिए क्या डिफरेंस है, पिछले वाले में नहीं, यानी कैपेसिटिव सर्किट के I के एक्सप्रेशन में और इसमें ये अंतर है कि पिछले में π/2 प्लस ωt था और इसमें ωt माइनस π/2 है।
यानी फेज में ये करंट वोल्टेज से पीछे है। कितना पीछे है? π/2 पीछे है। ठीक है, तो वो उसका फेजर कैसे बनता है वो बनाएंगे, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो आई होप आपने लिख लिया। अब हम लोग फेज के रिलेशन को देखेंगे। तो हम लोग का जो V है वो है V0 साइन ओमेगा टी, और जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए I आया है वो आया है I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो अगर इन दोनों का फेजर ड्रॉ करें, कैसा होगा फेजर? यहां पे I और V लिखते हैं। V के लिए फेजर अगर ओमेगा टी एंगल पे बनाते हैं और ये V लिखते हैं, तो यहां पे जो I का फेजर होगा वो ओमेगा टी से π/2 एंगल पीछे होगा। तो अगर ये V है तो ये I होगा, है ना, ओमेगा टी माइनस π/2, जहां तक पहुंचे वहां से π/2 पीछे। तो ये I का ग्राफ हो गया, मतलब I का फेजर हो गया, और इस तरह से हम लोग आसानी से इसका फेजर बना पाए, है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं कि इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज बाय π/2, एंड इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स बाय π/2 विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। ठीक है, अच्छा, अगर इसको याद रखना हो तो आप लोग CCL इससे याद रख सकते हैं। CCL मतलब इन कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स, है ना, करंट लीड्स इन कैपेसिटिव सर्किट, करंट लीड्स इन कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, इससे आप लोगों को याद रहेगा। IPL भी याद रख सकते हैं। इंडक्टिव सर्किट पोटेंशियल लीड्स, कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स। अब देखिए, ग्राफ बनाते हैं और पावर को समझते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है ग्राफ बनाना। एक ही ग्राफ के अंदर दोनों बना लेंगे। वोल्टेज का तो वही ग्राफ साइन का, और करंट का ग्राफ कैसा होगा? करंट का ग्राफ ऐसे सोच सकते हैं कि आप सोचिए साइन ओमेगा टी माइनस π/2 माइनस कॉस ओमेगा टी होगा। माइनस जो बाहर था उसको भी ले गए थे, है ना, तो माइनस कॉस ओमेगा टी था, वो कहीं ना कहीं आया होगा डेरिवेशन में, आया ही था, उसी को यहां पे कन्वर्ट किए। तो माइनस कॉस थीटा का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जो कॉस थीटा का ग्राफ ऊपर बनता है बस उसी को नीचे बना देना है। तो बेसिकली वहां क्या करना है समझिए कि कॉस का ग्राफ जो ऐसा है, जो ऊपर है उसको नीचे और नीचे है उसको ऊपर। तो आपका ग्राफ जो होगा यहां से शुरू होगा, ऊपर से शुरू होता था ना वो। अच्छा, ये V का ग्राफ है, ध्यान से समझिए। और करंट का ग्राफ अब यहां से शुरू होगा माइनस कॉस ओमेगा टी से, और यहां से वो पहले 0 होगा, फिर यहां पे आके वो मैक्सिमम होगा, ठीक, फिर आके यहां पे 0 होगा, और फिर यहां पे आके मिनिमम हो जाएगा, ताकि फिर से यहां से रिपीट कर सके, है ना, सेम वैल्यू लेगा। यहां पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो ये ग्राफ हो गया I का, ये I का ग्राफ है, वो V का ग्राफ है। यहाँ I और V, और यहाँ पे I और V, सॉरी, है ना, और ये T का ग्राफ। ठीक, अब हम लोग इसका पावर देखेंगे। पावर इसका जो है वो सिमिलर है। इंस्टेंटेनियस पावर निकाला जाए तो P इक्वल्स टू VI होगा। V क्या हो गया? V0 साइन ओमेगा टी, तो V0। अच्छा, इसके लिए I आया I0। अच्छा, ये नहीं लिखेंगे कॉस ओमेगा टी माइनस π/2 की जगह माइनस कॉस ओमेगा टी लिख लेंगे, तो माइनस एक बाहर आ गया, और यहाँ साइन ओमेगा टी और ये कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। तो देखिए बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन आया, P इक्वल्स टू माइनस V0
आई नॉट बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए एवरेज पावर, इंस्टैंटेनियस पावर तो कुछ होगा, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव, लेकिन एवरेज पावर जब निकालेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएगा, माइनस वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, ये आ जाएगा। एंड दिस विल कम आउट टू बी 0। हमको मालूम है कि फुल साइकिल में साइन थीटा या साइन 2 थीटा का जो एवरेज आता है वो 0 आता है, तो ये 0 आ गया फुल साइकिल में। इसका ये मतलब हुआ कि इवन इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट पावर डिसिपेटेड इज 0 इन फुल साइकिल, और एवरेज पावर डिसिपेटेड और एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज 0। ठीक है, इसमें कोई पावर कंज्यूम नहीं होता है, तो फिर पावर जाता कहाँ है? पावर ये इंडक्टर अपने आप को चार्ज करता है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर लेता है और फिर उसी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है। मैग्नेटिक एनर्जी ये अपना दे देता है वापस, फिर लेता है, फिर देता है, और ऐसा पूरे साइकिल में होता रहता है, कोई पावर ये कंज्यूम नहीं करता है। सो दिस वाज एसी अप्लाइड टू इंडक्टर, कॉपी कर लीजिए।